वेलकम बैक। हमारे आपके चैनल ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, मोशन क्या होता है ये देख लिया था। वन डायमेंशन में या टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में मोशन को अगर हमको डिफाइन करना होता है तो किस तरीके से रेफरेंस ऑफ फ्रेम को लेके हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें तीन एक्सिस होती हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। इसमें से एक एक्सिस को एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई और तीसरे को जेड एक्सिस बोला जाता है। और अगर इसी के साथ में हम एक क्लॉक लगा दें, एक घड़ी लगा दें, क्योंकि कोई भी इवेंट जो है वो टाइम के साथ ही मेजर किया जाता है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये जो वर्ल्ड है या जो यूनिवर्स है, इसमें कोई भी चीज़ ले लीजिए वो टाइम के साथ पिरोया गया है। अगर मैं पूछूं आपकी एज क्या है तो आप तुरंत बताएंगे इतना एज है, इसमें टाइम आ गया। अगर मैं पूछूं आप जब क्लास 8th में थे तो कौन सा ईयर था, आप तुरंत बता देंगे। कोई भी इवेंट आप किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं अपने लाइफ में, टाइम के ही रिस्पेक्ट में आप मोस्टली बताते हैं। तो अगर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को या वर्ल्ड को क्या मान लिया जाए, एक कपड़े के तरीके से मान लिया जाए, तो इस पे अगर हम लोग क्या करें, निडल से एक थ्रेडिंग करें, इस पे धागे लगाएं, तो वो धागा क्या होगा, टाइम का धागा होगा। अगर उस कपड़े को मैं स्पेस मान लूँ तो जो धागा इसमें पिरोया जाएगा तो वो टाइम का धागा पिरो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या है, टाइम के साथ रिलेटेड है। तो जैसे ही इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक टाइम या क्लॉक को एसोसिएट कर देते हैं इवेंट को मेजर करने के लिए, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यही चीज़ मैं बता रहा था। तो अगर हम लोगों ने जब रेफरेंस ऑफ फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही सारे मोशन का जब मेजरमेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना रेस्ट को और मोशन को, मोशन वैसे कैसे डिसाइड था, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एज मोशन, यही था। अब जो है जब मोशन को हम लोग एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट लेके, आपका घर हमारा घर, कोई कॉमन पॉइंट ना लेके, जब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट और मोशन को हम डिफाइन करने जा रहे थे तो कैसे डिफाइन किया था, वही है मोशन एंड रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसके साथ हमने एक क्लॉक को एसोसिएट कर दिया है। यहाँ ध्यान से देखें, अगर ऑब्जेक्ट एक्स पे चल रहा होगा तो देखो उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है, अगर वाई पे चल रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी लिखा है, जेड कोऑर्डिनेट भी लिखा हुआ है और टाइम भी साथ में इसके लिखा हुआ है। अगर केवल वन डायमेंशनल मोशन है तो केवल एक्स एक्सिस को हम लेते हैं, अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो एक्स एक्सिस के साथ साथ हम वाई एक्सिस को भी लेते हैं। लेकिन अगर स्पेस में कोई मोशन है तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, हम लेते हैं टाइम के साथ में। If one or more coordinate of an object change with time, we say that object is in the motion। अब सोचिए ऑब्जेक्ट जो है अगर यहाँ पे है, मान लो ये x कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो रहा है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये भी चेंज हो रहा है, मतलब x एक्सिस पे भी चल रहा है। तुरंत हम क्या बोल देंगे, जैसे मान लो सपोज करो पहले इस x पे कोऑर्डिनेट कहाँ था, ये 10 पे था, 10 पे था, थोड़ी देर बाद वो कहाँ पे पहुंच जाए, 15 पे। तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट x का आप लिखोगे वो यहाँ तो लिखोगे नहीं, वहाँ x की जगह 15 आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो वही लिखा है, इफ वन आर मोर कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। और यही अगर टू डायमेंशनल मोशन हो, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने यूसीएम आपको पढ़ाया है, और चाहे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन हो, उसमें अगर एक्स और वाई मोशन इन प्लेन रहेगा तो एक्स और वाई दोनों रहेगा, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है, इनमें से कोई एक भी चेंज हो रहा हो तो वो कौन सा हो जाएगा, तो भी ऑब्जेक्ट क्या बोला जाएगा, मोशन में बोला जाएगा। और अगर तीनों कोऑर्डिनेट नहीं चेंज कर रहे हैं, टाइम के साथ चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। अगर मान लो स्पेस में कोई मोशन हो रहा है तो एक्स वाई जेड तीनों चेंज होगा और टाइम का चेंज होगा, तो क्या कहलाएगा, मोशन में। अदरवाइज अगर इसमें से एक्स वाई जेड में से कोई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे, रेस्ट। भाई टाइम बढ़ता जा रहा है, कोऑर्डिनेट कोई नहीं चेंज हो रहा, पोजीशन कोई नहीं चेंज हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेस्ट पोजीशन हो जाएगा। इस तरीके से हम
कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन और ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आप सोचिएगा। सपोज कीजिए आपके दो दोस्त जो है कार से जा रहे हैं, ठीक है, दो दोस्त कार में बैठ के जा रहे हैं ड्राइवर के साथ में, और आप कहाँ पे हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, आपको कार का नंबर पता है, तो आप देखते ही कार जो है बड़ी बड़ी फेमस कार है, उसको आप देखते ही पहचान जाते हैं कि आपका दोस्त जा रहा है। लेकिन अगर आप जो है विद रिस्पेक्ट टू रोड देखेंगे या विद रिस्पेक्ट टू यू देखेंगे, यानी कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद यू देखोगे, यानी कि आप कहाँ पे हो, रोड के किनारे खड़े हो, या रोड के रिस्पेक्ट में देखोगे, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने क्या लिया हुआ है, अटैच्ड विद द रोड लिया, रोड, और आप क्या है, रेस्ट में है, तो आपको कार कैसे दिखाई पड़ेगा, मोशन में दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दोनों दोस्त की बात की जाए, वो बाहर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना देखें, वो इसको कार के अंदर को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले, दोनों दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, वो दोनों तो मूव नहीं कर रहे हैं, वो दोनों तो आपस में क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो तो रेस्ट में हुए। जब वो रेस्ट में हुए तो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कार भी रेस्ट में हुआ, क्योंकि अगर वो बाहर के इन्वायरमेंट से वो कंपेयर नहीं करते हैं, जब तक वो बाहर का इन्वायरमेंट नहीं देखेंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा, जब तक वो रोड को नहीं देखेंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनका कार मोशन में कि नहीं, वो एक दूसरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रोवाइडेड कि आपको बहुत क्लियरली ये बताना पड़ेगा या जानना पड़ेगा कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है किसी भी इवेंट को मेजर करते समय। तो आइए एक नोट पॉइंट इसी से रिलेटेड देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगला जो हमारा है, द चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन ए सिचुएशन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको जो है जहाँ सब्जी लेने जानी है तो आप बाइक से जा सकते हैं, व्हीकल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ कोई ज़रूरी थोड़ी ना आप अपनी कार निकाल के जाओ। तो वैसे ही अगर हमारा सिंपल सा वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, तो हमें केवल वाई और जेड एक्सिस की तो जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कहा गया द चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन वन डायमेंशन वी नीड ओनली द वन एक्सिस। अगर भाई स्ट्रेट लाइन में तो बाकी की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा टाइम के साथ में, बाकी तो कोई चेंज ही होने वाले नहीं है, ठीक है। वहीं पे we need only one axis one dimension, वहीं पे to describe the motion in two dimension या three dimension we need two or three axis। भाई टू डायमेंशन में होगा तो आपको एक्स के डायरेक्शन में बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है, वाई के डायरेक्शन में बताना पड़ेगा, और अगर स्पेस में है तो जेड के भी कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। ये देखिए हमने बनाया हुआ है, अगर केवल आपको एक्स एक्सिस की जरूरत है, वन डायमेंशनल में है तो एक्स एक्सिस का यूज कर लिए, प्लेन में है तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस को यूज कर लीजिए, और अगर स्पेस में है तो क्या करिए, ये तीन के तीनों एक्सिस का यूज कर लिए अलॉन्ग विद द टाइम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चोजन फॉर द डिस्क्रिप्शन, ये मैंने अभी आपको बताया। For example, when you say that a car is moving on a road, you are describing the car with respect to a frame of reference attached to you or to the ground। अगर आप किसी कार को जाते हुए रोड पे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कार क्या है, मोशन में है, तो आपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड किया, किसको, खुद को डिसाइड किया, खुद के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं क्योंकि आप रेस्ट में है, या फिर आपने किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, रोड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। But with respect a frame of reference attached with a person sitting in the car is at the rest। वही चीज मैंने बताया कि अगर कार के अंदर वाला पर्सन देखेगा, क्योंकि कार की कोई भी पार्ट जो अंदर में बैठा हुआ है, कोई भी पार्ट उसका मूव कर ही नहीं रहा, वो बाहर से वो क्या कर रहा है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसके हिसाब से तो कार क्या हो गई, रेस्ट में हो गई।
आइए हम लोग देखिए अब थोड़ा सा मोशन इन वन डायमेंशन, ये तो हो गया कोई भी मोशन, मोशन वन डायमेंशन हो, मोशन इन टू डायमेंशन हो, मोशन इन थ्री डायमेंशन हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो या प्लेन का मोशन हो या फिर स्पेस का मोशन हो, तो उसके लिए कैसे रेफरेंस पॉइंट का या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे चूज करेंगे, अभी तक हमने उसकी बात की। ये देखते हैं हमारा, चूंकि हमारा टॉपिक क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो अपनी स्टडी को केवल एक्स एक्सिस तक यानी कि केवल एक एक्सिस तक ही कन्फाइंड करेंगे। फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, for motion in straight line, position to the right of the origin is taken as positive and to the left as taken as negative। अब अगर सपोज कीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को चूज कर लिया, सपोज कीजिए ये हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को चूज कर लिया और इसमें इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया या रेफरेंस पॉइंट मान लिया इसी को, ठीक है। यही कह रहा है कि फॉलोइंग फॉर द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, पोजीशन टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन इज टेकन एज अ पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट टेकन एज अ नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑरिजिन से कोई भी चीज इस साइड में आ रही या इस साइड में जा रही, इसको आप कैसे बता सकते हैं? एक्स एक्सिस में भाई दो ही डायरेक्शन है इसको सिंपली आप कैसे बता सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से बता सकते हैं। तो हमने बाई कन्वेंशन ले लिया है कि जो ओरिजिन के राइट साइड में होगा, जो ओरिजिन के राइट साइड में होगा, राइट साइड में उसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। और जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ में। फॉलोइंग दिस कन्वेंशन द पोजीशन, अब इसी को कन्वेंशन को लेते हुए, फॉलोइंग इसी कन्वेंशन को हम लोग क्या करेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन में फॉलो करेंगे। आप किसी को भी राइट किसी को भी लेफ्ट मान सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये कॉमन कन्वेंशन चलता आता है, तो आपको जनरली सारी चीजें इसी टर्म में देखने को मिलेंगी। फॉलोइंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, तो अगर जरा हम लोग इसकी स्टडी करें, इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ ग्राफ को जरा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, एक स्ट्रेट लाइन पे एक्स एक्सिस को लिया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स डिनोट किए हुए हैं। यहाँ पे 0 है, इसको Q पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट है, एक 240 पे जो है, और इधर क्या है R पे, R जो है 3 पॉइंट हमने लिए हैं। ये ऑरिजिन पॉइंट है। जो स्केल लिया है वो मैंने 40 मीटर का लिया हुआ है। पहला ब्लॉक 40 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, 60 मीटर, 160 मीटर, ऐसे जाते जाते 400 मीटर। Q जो है 240 मीटर पे है और P जो है 360 मीटर पे है, और R जो है वो क्या है, -120 पे है। तो देखिए अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो हमने नेगेटिव -40, -80, -120, -160 से डिनोट किया है, और राइट साइड में अगर देखें तो +40, +80, +120 सबको क्या किया है? पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट किया है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको -x साइड और उसको +x साइड हमने लिया है। तो सपोज करते हैं इसी कन्वेंशन को फॉलो, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी क्यू, अगर पी और क्यू की बात करें तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? केवल एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो गया? 360 मीटर पे है, तो +360 मीटर हो जाएगा पी पे, और क्यू पे क्या हो जाएगा? +240 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन के क्या है? राइट साइड पे है। सिमिलरली द पोजीशन कोऑर्डिनेट, अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट हम लोग बात करें, ठीक है
तो आर का अगर इस हिसाब से पोजीशन कोऑर्डिनेट हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, -120 मीटर हो जाएगा। इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे और देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। To describe the motion along a straight line, we can choose an axis, say x-axis, so that it coincide with the path of a object. Obvious सी बात है, अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन है या वन डायमेंशनल मोशन है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन होने वाला है। तो क्या करेगा, चूंकि एक्स एक्सिस भी हमारा क्या है, स्ट्रेट है, तो क्या करेगा, अगर एक्स एक्सिस को चूज कर लेंगे तो पूरा का पूरा पाथ कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। सो इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट के पाथ के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा। देन वी मेजर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वीनियंटली चूजन ऑरिजिन से ओ। तो हम ओ के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, इसी पे मैच कर जाएगा, तो पोजीशन बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। अभी हमने देख लिया कि वन डायमेंशन अगर हमारा मोशन है तो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन के लिए भी क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली एक एक्सिस को चूज कर सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और वो क्या करेगा, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, और उसमें जो ओरिजिन के राइट साइड में होंगे उसको पॉजिटिव हम लोग ले लेंगे, जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होंगे उसको हम लोग नेगेटिव के साथ में ले लेंगे। तो वन डायमेंशन में हम लोग क्या करेंगे, आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिफाइन करते हैं। जैसे हमने बोला था पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। पहले हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, देन इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है उसको देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, ठीक है। Path length is defined as the total length of the path traveled by an object। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पाथ लेंथ जो कवर किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ बोलेंगे, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये इसलिए ऐसा बताया गया है कि डिस्टेंस ट्रावर्स द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रावर्स बाय एन ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ। ये ऐसा बोला गया है क्योंकि जो वन डायमेंशन में हमने कन्वेंशन लिया हुआ है उसमें क्या है, मान लो ओरिजिन तो आपने मान लिया, ठीक, ओरिजिन को ओ पे मान लिया। इसमें जो है ओरिजिन सपोज कीजिए हमने ओ पे मान लिया, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, पहले यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से फिर वापस रिटर्न करके आया, यहाँ आया, वापस आ गया, ठीक है। तो अभी पाथ कितना, ये टोटल जो है 360 कवर किया, जाते समय 360, आते समय, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, 720 हो गया। और लेकिन अगर ये क्या करे, अब वापस से कहाँ आ जाए, 120 पे आ जाए, तो अभी कितना हो जाएगा, 360 प्लस 120, जबकि ये तो नेगेटिव में है, लेकिन उसने पाथ कितना कवर किया, पहले तो 360 कवर किया, फिर आते समय उसने 360 तो कवर ही कवर किया, साथ में 120 कवर किया, 480 ये हो गया प्लस 360 वो हो गया। इसीलिए बोला गया है कि द पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रावर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। अभी जब हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी भी हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसमें डायरेक्शन क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मायने रखता है। जैसे फोर्स में आप सपोज कीजिए, अगर आप उसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देंगे, दरवाजे को अंदर की तरफ खोलना है, बाहर की तरफ खोलेंगे तो ओपन होगा, कभी ओपन नहीं होगा। तो वहाँ फोर्स क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैडल को, साइकिल के पैडल को पीछे की तरफ आप घुमाएंगे
तो कोई टॉर्क जनरेट होगा नहीं, आगे की तरफ घुमाएंगे तो आपकी व्हीकल क्या करेगी, मूव करेगी। तो टॉर्क भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें क्या हो जाता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें कितना आप उसका कितना मैग्नीट्यूड है वो तो इम्पोर्टेंट है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये साथ में किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है होता है। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जिसमें हमें केवल क्या बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो पाथ लेंथ या डिस्टेंस जो है हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। अब देखते हैं जरा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमने क्या किया, एक कार है जिसका स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, हमने इसी लाइन के लॉन्ग हमने क्या किया, मोशन कंसीडर किया। तो जरा पाथ लेंथ के बारे में कैलकुलेट करेंगे एक दो एग्जांपल से। तो केस और देखते हैं, लेट P, Q and R represent the position of the car at different instant of the time. Let's see कि कार जो है वो P पे भी किसी टाइम पे है, किसी टाइम Q पे भी है, किसी टाइम R पे भी है। ये पोजीशंस क्या है, किसी टाइम पे दिए गए हैं कार के। तो जरा देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। केस फर्स्ट देखते हैं, द कार मूव्स फ्रॉम O टू P। जब कार O से P पे मूव करता है, देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इज क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, O से P गया तो OP हो गया, जो कि कितना है, +360 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिए हमने लिखा है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय द कार। ये क्या कहलाएगा, कार के द्वारा ट्रेवल किया गया क्या कहलाएगा, पाथ कहलाएगा। दूसरा केस देखते हैं इसी से रिलेटेड। द कार मूव्स फ्रॉम O टू P एंड देन मूव्स बैक फ्रॉम P टू Q। पहले क्या किया, O से P गया, फिर P से मूव्स बैक होके कहाँ आ गया, Q पे आ गया। देन डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार क्या हो जाएगा, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ +360 +120, टोटल कितना हो गया, 480 हो गया। इस केस में दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय द कार हो गया। ये बार बार आपको क्यों कहा जा रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय कार इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ, बिकॉज देयर इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट which will come later this topic, then you will understand what is the difference between the path length, distance or the displacement। आ भी गई सेकेंड क्वांटिटी जिसकी मैं बात कर रहा था। सपोज कीजिए आपको क्या करना है, कहीं के लिए रास्ता डिजाइन करना है। आप सपोज कीजिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर आपको रास्ता डिजाइन करना है तो आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट रूट लेना चाहेंगे, शॉर्टेस्ट रूट लेना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट लेना चाहेंगे। क्यों लेना चाहेंगे, क्योंकि आपको कॉस्ट बचाना है। आपको पता है रोड बनाने में कितनी ज़्यादा कॉस्ट आती है, या ट्रेन की अगर आपको रेलिंग्स जो है ट्रेन की जो है वो पटरियाँ बिछानी हो तो कितना ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो उसको अगर आपको बचाना है एज ए इंजीनियर तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, मिनिमम खर्चा भी आए, मिनिमम लैंड का एक्विजिशन भी हो। वो लैंड एक्विजिशन में भी पैसा जाता है, तो उसमें क्या रहेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी लाई गई जिसको हमने बोला क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे इसका नाम ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। डिस्प्लेस तो डिस्टेंस में भी होता था, उसको क्या किया गया, डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेस किया गया। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन। ये क्या कर रहा है, ये पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने साल भर खूब पढ़ाई की हो या ना की हो, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो घर वाले ये नहीं पूछते बेटा आपने कितने घंटे पढ़ाई की, किस दिन कितने घंटे पढ़ाई की और किस दिन कितने घंटे पढ़ाई नहीं की। तो आपका जो पोजीशन रहा क्या रहा, वो अच्छा रहा, यानी कि आपने पढ़ाई की ही होगी। वैसे ये क्या है, सपोज कीजिए यहाँ से हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट चलता है और यहाँ पहुँचता है। सपोज कीजिए पहले क्या किया, उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर कितना कवर किया, 4 किलोमीटर कवर किया। तो उसका अगर देखा जाए पाथ लेंथ देखा जाए तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, ये प्लस ये 3 + 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। दिस इज आर पाथ लेंथ फॉर द कार, पाथ लेंथ। और ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर चेंज इन पोजीशन की बात की जाए, चेंज इन पोजीशन तो क्या होगा, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट।
अगर डिस्प्लेसमेंट को दूसरा नाम दिया जाए तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करेंगे तो आपको डायरेक्शन मैटर करेगा ही। लेट हम सपोज करते हैं x1 एंड x2 बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t1 एंड t2 टाइम पे। मान लेते हैं इसमें किसी भी x1 और x1 कोई पोजीशन x1 ले लिया, कोई पोजीशन x2 ले लिया। x1 से वो कहाँ गया, x2 पे गया, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम लिया हुआ, पहले टाइम को हमने t1 बोल दिया, t2 बोल दिया। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, डेल्टा x। चेंज इन पोजीशन को, ये जो डेल्टा, इसको टर्म को क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा इसका सिंबल ये होता है, इसका बेसिकली मतलब होता है ये चेंज को डिनोट करता है, चेंज को डिनोट करता है। तो यहाँ पे किसको, चेंज इन पोजीशन को बताएगा। चेंज, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है तो चेंज इन पोजीशन को बताएगा। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1। चेंज तो यही हुआ, x2 माइनस x1। ठीक है, वो मोशन इन प्लेन की मैं बात कर रहा था, वो मोशन इन प्लेन में मैं आपको बता रहा था। यहाँ मैं किसकी बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर जो चल रहा है स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो अगर इसमें ध्यान से देखें x2 ग्रेटर देन x1 हुआ, देन डेल्टा x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अगर यही x2 क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और अगर x2 जो है लेस देन x1 हो जाए तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आने का मतलब बस इतना होगा कि वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। कैसे बताएगा वो हम लोग अब देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशनल मोशन देयर आर ओनली टू डायरेक्शंस। हम लोग जानते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन में केवल क्या होती है, टू डायरेक्शन होती है। बैकवर्ड होगी या फॉरवर्ड होगी, अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी। हमको पता है या तो वर्टिकल मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा या तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर हमको इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है तो किसी एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। मान लो सपोज कीजिए आपने फॉरवर्ड को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव साइन मान लिया, और जो बैकवर्ड का है ये फॉरवर्ड था हमारा, इसको फॉरवर्ड को पॉजिटिव मान लिया और बैकवर्ड को क्या मान लिया आपने, नेगेटिव मान लिया। ऐसे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, अपवर्ड, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो अगर ऑरिजिन आप यहाँ कहीं चुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, किसी ऊपर वाले को पॉजिटिव साइन मान लीजिए और नीचे वाले को क्या मान लीजिए, नेगेटिव साइन मान लीजिए। अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको मानेंगे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और अगर नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो वो नेगेटिव साइन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, वही यहाँ पे लिखा है, दिस टू डायरेक्शन कैन बी इजिली स्पेसिफाइड बाय द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू पी। जैसे हमने बताया पिछले में, अगर पिछली फोटो देखें, ओ से पी जाने में, ओ क्या था हमारा, ओरिजिन था, पी कितना था, 360 था। तो चेंज कितना हुआ, 360 माइनस 0। वो क्या था हमारा, ओरिजिन ही था तो 0 मीटर पे था। x2 क्या था, 360 था, तो 360 माइनस 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 360 आ गया, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर ओरिजिन के राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं, तो क्या आ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, क्योंकि क्या आया, पॉजिटिव साइन आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू इज, अगर वो पी से क्यू आ रहा हो तो ओ से पी, तो मैंने बताया ओ से पी की डिस्टेंस क्या थी, 360 मीटर थी। ओ 0 था, पी कितना था, 360 था। लेकिन क्यू किस पे है, पी तो 360 पे अभी भी है, क्यू कितना है, 240 पे है। तो फाइनल पोजीशन क्या हुआ, क्यू हुआ जो 240 पे है। 240 यहाँ पे देखिए ये ऐसे था, ये 0, ये क्यू 240, और ये जो पी था हमारा कितना था, 360 मीटर पे। अब कहाँ से आया, पी से क्यू पे आया है, तो फाइनल क्या हुआ हमारा, दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इनिशियल। अब फाइनल क्या है, 240 माइनस इनिशियल कितना, 360, कितना आ गया, माइनस 120। अब देखो ये माइनस साइन इसका क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन।
नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर ना जाके अब किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जो अभी हमने बताया कुछ और पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में कुछ रिलेशंस बताएंगे हम लोग, वो भी बताएंगे और इसको ग्राफ के थ्रू भी देखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ हमने खींचा है। ग्राफ को देख के भी हम लोग क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में है या रेस्ट में है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये क्या, ये वाली एक्सिस क्या बता रही है, टाइम बता रही है, और ये वाली एक्सिस क्या बता रही है, डिस्टेंस बता रही है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, ये टाइम लिखा है। ये इसको बोलते हैं टाइम एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस एक्सिस। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ देख के क्या बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है कि मोशन नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, टाइम लगातार क्या है, एक्सिस, टाइम एक्सिस पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इतना ही, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना। तो आप देख के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, दैट इज एट आया क्या है, एट रेस्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरा ग्राफ देखते हैं, अगेन ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस है। ध्यान से देखिए अभी टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, अगर इधर बढ़ेगा तो डिस्टेंस, देखिए पहले अगर इतना टाइम था तो इतना डिस्टेंस कवर किया था, अभी इतना टाइम हो गया तो इतना, इतना तो इतना, इतना तो इतना। तो अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सिस क्या है, इसके बराबर है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यानी कि वो क्या कर रहा है, स्पीड ही नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड जनरली हमको लाइफ में देखने को नहीं मिलती। कई बार आप ट्रैफिक में है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, चलना भी पड़ता है। यहाँ ग्राफ देखिए, जो हमारे रियल लाइफ का ग्राफ है, जो रियल लाइफ में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, वो नॉर्मली कुछ इस तरीके का बनता है। देखिए यहाँ पे जो है टाइम तो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन बता रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा, पहले देखिए थोड़ा 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 थोड़ा, फिर क्या किया, तेजी के साथ। यहाँ देखिए टाइम यही रहेगा, लेकिन ग्राफ क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, कल जो है हम आपको सिखाएंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर आपको चेंज इन वेलोसिटी सिखाएंगे, एक्सीलरेशन सिखाएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, आपके टाइम के लिए धन्यवाद।